संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं या भारत की किसी कंपनी पर बहुत बड़ा साइबर अटैक होता है तो भारत कितना तैयार है इन अटैक्स से बचने के लिए और भारत ने इसके लिए कौन कौन सी नीतियां बना रखी हैं। क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि सिस्को ने एक रिपोर्ट पेश करी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि ओनली 4% ऑफ कंपनीज इन इंडिया आर प्रिपेयर टू डिफेंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। सिर्फ 4% भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जो पूर्णतया यदि कोई साइबर क्राइम होता है या साइबर अटैक होता है तो उससे निपट सकती हैं, उभर सकती हैं। और बाकी कंपनियां किस प्रकार से उभरेंगी इस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्या कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। दूसरा हम बात करेंगे कि भारत में जो साइबर अपराध है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, साइबर अपराध होते क्या क्या हैं, भारत में इसके लिए निपटने के लिए कौन कौन सी योजनाएं या प्रोग्राम्स अपनाए जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर इससे निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं रिपोर्ट को। तो 28 मार्च को सिस्को ने एक रिपोर्ट पेश करी जिसका नाम था साइबर सुरक्षा तत्परता सूचकांक 2024। इसमें बताया कि भारत की सिर्फ 4% कंपनियां ऐसी हैं जो पूर्णतया साइबर अटैक से उभर सकती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक स्तर पर 3% संगठन ही सिर्फ आधुनिक साइबर सुरक्षा जोखिम से निपट सकते हैं। वैश्विक स्तर की बात कर रहा है, सिर्फ 3% संगठन ऐसे हैं जो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और वहीं यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 59% संगठन ऐसे हैं जो साइबर सुरक्षा की फर्स्ट श्रेणी के लिए ही तैयार हैं। तत्परता में सिर्फ फर्स्ट स्टेज तक वो पहुंच पाए हैं। और ये जो 59% संगठन बताए जा रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि अगले 12 से 24 महीने पर उन पर साइबर अटैक के हमले जो हैं वो हो सकते हैं। और साथ ही साथ 74% उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले 12 महीने में साइबर हमले का उन्होंने अनुभव भी किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल होती जा रही है। आपने देखा होगा कि चाइनीज, अभी एक महीने पहले की न्यूज़ है कि एक चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने एक कंपनी को हायर किया जिसका नाम था आईसुन। इस कंपनी से बोला कि आप जितनी भी कंट्रीज हैं उनका डेटा ला करके मुझे दीजिए। उसमें भारत भी शामिल था। भारत का डेटा भी चाइनीज कंपनी क्या कर रही है, देख रही है। और ये डेटा क्या हुआ, लीक हुआ। और तब पता चला कि चाइना क्या कर रहा है, इस प्रकार की साइबर अपराध करके देशों का डेटा निकलवा रहा है। जामतारा केस आपने सुना, आपने इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक रॉबरी का केस सुना होगा जहां पर उसकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से बैंक अकाउंट्स खाली कर लिए गए, पूरा सब कुछ हाईजैक कर लिया गया था। वो थी आपकी द कॉस्मोस कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंक। ये बैंक बहुत पुरानी बैंक थी, ठीक है, और बहुत ही अच्छे लेवल की बैंक थी, लेकिन इसको भी साइबर सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा और यहाँ पर इनके सारे बैंक अकाउंट्स खाली हुए। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। ठीक है, तो जब इस प्रकार की कंपनीज अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं तो जो छोटी कंपनीज हैं वो आप समझ सकते हो किस लेवल पर होंगी। और ये क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारे सामने रहता है। हम छोटे मोटे केस सुनते रहते हैं कि आज हमने ये लिंक पर क्लिक किया और हमारे अकाउंट से पैसे चले गए। ठीक है, तो आज के दौर में इससे निपटना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं इसमें कि रिपोर्ट में एक और चीज़ मेंशन की गई। तो 88% जो कंपनियां हैं वो मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ साइबर हमले में बचाव की क्षमता से आश्वस्त हैं। मतलब उनका कहना है कि मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो उन्होंने सिक्योरिटी बिल्ड कर रखी है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। और 88 कंपनियों का ऐसा कहना है। वो यहाँ तक कह रही हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो 92% कंपनियां हैं, उन्होंने स्वीकार किया जो कर्मचारी द्वारा उपयोग किए जाने वाला डेटा है वो असुरक्षित और अप्रबंधित उपकरणों से समस्या उसमें बढ़ती जा रही है। वो उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। डेटा किसका है, हमारा, आपका डेटा है। अभी आप जो यूज़ कर रहे हो, आप जो टेलीग्राम पे देख रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आपने इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च किया, आपने कुछ फोटोज क्लिक करी, उसको सेंड कर दिया, तो वो क्या है, आपका डेटा है, आपका पर्सनल डेटा है। कंपनीज उसको क्या रखती हैं, प्राइवेट रखती हैं। और वही अगर कहीं लीक हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल लाइफ बहुत ही खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात कही जा रही है अधिकांश कंपनियां साइबर सुरक्षा जोखिम से अवगत है, लेकिन प्रतिभा की कमी साइबर सुरक्षा जोखिम को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है उसको, और इस वजह से भी ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 71% कंपनियां अगले 12 से 24 महीने में अपनी आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की योजना बना रही हैं कि उन्हें क्या करना है, अपने बुनियादी ढांचों को उन्नत करना है।
अब बात कर लेते हैं हम साइबर क्राइम बेसिकली क्या होता है। ये तो आपने रिपोर्ट पढ़ ली कि वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं और कैसे उनसे उभरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम सिंपली समझते हैं क्या होता है। मैं हूँ प्राची और मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है किसी ऐप से। उसके लिए मैंने फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते समय मुझे अपनी कुछ जानकारियाँ उसमें देनी है, लाइक मेरा जो ईमेल आईडी है वो मुझे देना पड़ेगा, जो मेरा नंबर है वो मुझे देना पड़ेगा और उसके लिए मैं एक कोड बना लेती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि रिफंड आता है तो मैंने अपना बैंक डिटेल भी उसमें मेंशन कर दिया। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी, हर एक चीज़ मेरा जो डेटा है, मेरी जो बैंक डिटेल्स हैं वो उसमें डली हुई हैं। इसके पश्चात एक बार कहीं से लिंक आता है मेरे फ़ोन पर कि आपको फ्लिपकार्ट से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिला है। उसके लिए आपको ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो फिल करनी है। मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया सिंपली, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि इसमें ये आप डाल दो या ये चीज़ें डाल दो या फिर आपका कोई बैंक है या फिर कैसा भी कोई कोड उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन पर कोड आएगा, आप खाली वो कोड उसमें मेंशन कर दो और आपको ये वाउचर मिल जाएगा, आप शॉपिंग कर सकते हो। जैसे ही मैं कोड डालती हूँ मुझे ये फील होता है कि मेरे बैंक अकाउंट से मेरी अनऑथराइज जो चीज़ें हैं वो किसी ने ले ली है अनऑथराइज तरीके से। मेरी अनऑथराइज चीज़ें नहीं, तो जो मेरी चीज़ें हैं वो किसी ने अनऑथराइज तरीके से उन्हें हैक कर लिया है और मेरा अकाउंट खाली कर दिया है। कैसे हुआ ये? एक लिंक पर क्लिक करने से हुआ। ठीक है, इसके कई प्रकार हो सकते हैं, कई तरह से ये जो डेटा है वो हैक किया जाता है और लीक किया जाता है। तो ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन के जरिए प्राइवेसी का उल्लंघन करके ठगी की जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि डेटा हैकिंग हो रही है, आपका डेटा चुरा लिया जा रहा है। फिशिंग मेल्स आ रही हैं आपके पास कि आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था या आपकी कोई इंपॉर्टेंट फोटो थी या आपका कोई इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो किसी ने हैक कर लिया, देन आपको वो ब्लैकमेल कर रहा है। OTP फ्रॉड होता है, जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि आपके OTP आएगा, आप बस उसको मेंशन कर दो, तो वो OTP फ्रॉड्स भी होते हैं। मोबाइल फ्रॉड होता है, साथ ही साथ सेक्सटॉर्शन और साइबर बुलिंग होती है। सेक्सटॉर्शन कई बार आप देखते हो कि ये बहुत सारे पुरुषों के साथ हुआ होगा जो लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर क्या आता है, एक वीडियो कॉल आता है, आपने जैसे उठाई सामने कोई महिला होती है, उसके पश्चात वो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और आपको टॉर्चर करती है कि आपका वीडियो हमारे पास है और हम क्या करेंगे, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, आपके परिजनों को भेज देंगे। तो उस स्थिति में कई बार जो पुरुष है वो परेशान जाता है, घबरा जाता है और क्या करता है कि वो पैसे मांग रही है तो उसको देता रहेगा। तो इस प्रकार का जो क्राइम्स है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इन्हें हमें समझना पड़ेगा। तो ये तो रही साइबर क्राइम की बात। अब देख लेते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। फिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, उपयोगकर्ता की ईमेल आईडी, संचार, डॉक्यूमेंट्स ये हैक कर लिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे क्या करो, पैसे भेजो। दूसरा होता है पहचान की चोरी। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत डेटा यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, इसका नंबर, ये सारी चीज़ें चुरा ली जाती हैं एंड देन उसका गलत तरह से प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो होता है रैंसमवेयर अटैक। ये क्या होता है, ये किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसके व्यक्तिगत डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है एंड देन उसको पहुंचने से, जो व्यक्ति है उसके पास पहुंचने से रोक देता है। और फिर ये कहते हैं कि अगर आपको आपका डेटा चाहिए देन आप क्या करो, हमारी इतनी डिमांड है, उसको फिल करो। आगे आ जाता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में किसी व्यक्ति को अभद्र या अश्लील भाषा, चित्रों या धमकियों को क्या किया जाता है, एक प्रकार से उसके माध्यम से समस्या पैदा की जाती है। इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। और देखो साइबर स्टॉकिंग होती है कि यहाँ पर आप कोई भी चीज़ फोटो डाल रहे हो, फोटो के पीछे आपका शायद, अगर आपने अपने घर के सामने खड़े होकर के कोई फोटो डाली है, अगर वहाँ पर आपका एड्रेस दिख रहा है तो एड्रेस उसने ले लिया। आपके किसी पर्स या आपके कोई फ्रेंड है, इनका फोटो आपने कहीं पर सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पर वो क्या करता है, एक पर्सन आपकी आईडी को कंटिन्यू स्टॉक करता है। कंटिन्यू, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपके दोस्त कौन से हैं, कहाँ पर आप पढ़ाते हो, क्या आप काम करते हो, एवरीथिंग। एंड देन उन बेसिस पे वो क्या करेगा, सर्च इंजन, वेबसाइट, इसका प्रयोग करके आपको परेशान करेगा। ठीक है, साइबर एक्सटॉर्शन होता है यहाँ पर। इसमें अपराधियों द्वारा साइबर हमले की धमकी या ऐसे हमलों को रोकने के बदले किसी व्यक्ति से पैसे की मांग की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो देन गिव मी मनी। साइबर फार्मिंग क्या होती है, इसमें एक वेबसाइट के ट्रैफिक को दूसरी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाता है, वेबसाइट चेंज कर दी जाती है। अच्छा, आपने कई बार घटना सुनी होगी कि रेलवे स्टेशन पर जो मेट्रो में टीवी लगी है वहाँ पर अचानक से क्या है, अश्लील वीडियो चलने लगे। कैसे होता है ये,
ये भी एक तरीके से वेबसाइट चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती है, हैक कर ली जाती है, देन वहाँ पर वो प्रसारित किया जाने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सारे साइबर अटैक्स हैं जो होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से अगर समझें और देखें, चीज़ों को सतर्क रहें तो उनसे बच सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साइबर सुरक्षा। तो क्या है? यह मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा आदि को अनधिकृत पहुंच या शोषण के उद्देश्य से होने वाले हमलों से बचाने की तकनीक है। इससे क्या है, हम बच सकते हैं कि हम क्या करें, अनऑथोराइज जो लिंक है उस पर क्लिक ना करें, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रखें, अपने पासवर्ड्स, अपनी जो पर्सनल आईडीज़ है उनको इस तरीके से फ़ोटो अगर कहीं हम अपलोड कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान में रख करके करें। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस यानी कि यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें किसी बिजनेस या व्यक्ति के लिए साइबर क्राइम से जुड़े फाइनेंशियल नुकसान को कम करती है। आगे बात करेंगे इसमें भारत इससे निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, भारत क्या प्रयास कर रहा है, कौन सी पॉलिसीज लेकर आ रहा है। सबसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, यह लेकर के भारत आया। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें देश की जो साइबर सुरक्षा की जो बुनियादी ढांचे हैं, इसकी रक्षा के लिए रणनीति बनाना था। ठीक है, साइबर हमलों को रोकना था, हमलों की जो प्रतिक्रिया है इसके लिए क्षमता का निर्माण करना था, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का सुरक्षित माहौल बनाना था, जैसे फ़ोन पे हम करते हैं, गूगल पे हम करते हैं। इस स्थिति में हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना और सुरक्षा रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, और ये आपका जो आया था बेसिकली 2013 में आई थी आपकी ये साइबर सुरक्षा जो नीति है। आगे बात करते हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसको हम कहते हैं बेसिकली कि ये गृह मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य है साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटना। इसके पश्चात आ जाता है आपका साइबर सुरक्षित भारत पहल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल है और 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें लोगों को जागरूकता फैलाना है कि अपराध, साइबर अपराध क्या होता है, आपको कैसे लिंक्स पर क्लिक करना है, नहीं करना है, कैसे इन सारी चीज़ों से निपटना है। सभी सरकारी विभाग में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, CERT-IN, ये एक भारत ने विकसित किया। यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संगठन है और इसका उद्देश्य साइबर घटनाओं की जो सूचना है उनका संग्रह करना है, विश्लेषण करना है और प्रसारण करना है। ये क्या करता है कि जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनका डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, कैसे हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं और किस प्रकार से यहाँ पर यदि जिसके साथ अपराध हुआ है तो उसने क्या ऐसा काम किया था जो यहाँ तक वो चीज़ें पहुँच गई। ठीक है, एंड देन इससे निकलने के लिए वो पॉलिसी व रणनीति तैयार करते हैं और प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। आगे बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र, ये क्या है? तो इसे भी अगेन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं वैश्विक प्रयास क्या किए जा रहे हैं। वैश्विक प्रयास में आपका आ जाता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, IGF, यह आपका हर साल किया जाता है। एक ये वैश्विक प्रयास है जो इसके लिए किया जा रहा है। इसके तहत होता क्या है, तो मीटिंग्स हैं, जैसे हम देते हैं समिट्स होते हैं वैसे इसका भी समिट होता है। तो इंटरनेट गवर्नेंस पर सभी हितधारकों यानी कि सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। यह वैश्विक साइबर खतरों के प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंसी है और IGC संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई जाती है। लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूं 2023 की, तो यह समिट आपका जापान में हुआ था। इस बार 2024 में ये कहाँ होने वाला है, तो ये आपका होगा सऊदी अरब में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होगा कहाँ। आगे बात करते हैं साइबर अपराध पर बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है इसके बारे में। ये कन्वेंशन 1 जुलाई 2004 को एक तरीके से हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें चीज़ें क्या हैं, तो यह साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हुई कब थी, 1 जुलाई 2004 को। यह राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित कर जांच पड़ताल करती है और तकनीकों में सुधार के लिए प्रेरित करती है कि कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने की मांग करती है और भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो मैंने एक न्यूज़ आपको बताई थी कि कंबोडिया में क्या है, भारतीय नागरिकों द्वारा साइबर गुलामी करवाई जा रही है और ये नागरिक 1, 2, 3, 100, 500 नहीं है, 5000 नागरिक हैं जो कंबोडिया में फंसे हुए हैं, जिनको एक तरीके से बोला जाता है कि आप कंबोडिया में जाओगे वहाँ जॉब मिलेगी, इस बहाने उन्हें वहाँ भेजा जाता है एंड देन जबरदस्ती उनसे साइबर गुलामी करवाई जाती है, उनसे कॉल्स करवाए जाते हैं, उनसे फ्रॉड्स करवाए जाते हैं। तो इस न्यूज़ को हम समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य से। साइबर
captives. India intensifies efforts to rescue over 5,000 nationals forced into cyber slavery in Cambodia. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं न्यूज़ की कि है क्या ये और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो भारत सरकार ने कंबोडिया में साइबर गुलामी में धकेले गए 5,000 जो कर्मचारी हैं उनको लाने के लिए प्रयास कर रही है। प्रयास में उन्होंने तेजी भी दिखाई है और साथ ही साथ कंबोडिया 5,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को बंधक बना करके वहां पर रख रहा है और उनसे स्लेवरी करवा रहा है। 6 महीने में पीड़ित लगभग 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। जो लोग हैं उन लोगों ने 500 करोड़ रुपए साइबर क्राइम के जरिए उस गैंग को दिए हैं जिन लोगों ने उनको स्लेव बना रखा है। ठीक है, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में एजेंट क्या करते हैं, धोखे से लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं वहां पर आपको काम दिया जाएगा, देन उनको स्लेवरी में धकेल दिया जाता है। ठीक है, और वहां पर अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो ऐसा कहा जाता है कि उनको डेथ मतलब मार दिया जाएगा या फिर उनके घर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, या फिर उनकी फैमिली को कोई थ्रेट किया जाएगा। आगे अब बात कर लेते हैं अंत में प्रश्न की कि प्रश्न क्या है। तो साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि आप सभी आंसर नहीं देते हो। मुझे कुछ लोग ही हैं जो आंसर देते हैं जिनका मैं डेली आंसर पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कंसर्न्स हैं वो मुझे बताओ। आपको न्यूज़ कैसी चाहिए, न्यूज़ कैसी लगी, आपके क्या थॉट्स होते हैं, ज़रूर आप कमेंट में शेयर किया करिए मुझसे, ताकि मैं उसको आकर के नेक्स्ट डे बता पाऊँ जो भी आपकी क्वेरी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की गई। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय की एक पहल है। साइबर स्वच्छता केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, यानी कि 1, 2, 3 या फिर सभी 4। ठीक है, तो कमेंट में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।